माझे दोन शब्द कळकळीने सांगू इच्छितो। आपण येथे कशासाठी जमलेलो आहोत? आपल्या पश्चिम विभागात प्रथमच एमआयएम पक्षाचा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। त्या निमित्ताने आपल्या विभागातील अडीअडचणी दूर करण्यासाठी मुस्लिम, धनगर व दलित बहुजन समाजाच्या अडीअडचणी सोडवण्याची संधी द्यावी। उदाहरण, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज लाईन, सरकारी दवाखाना, या विभागातील मुलामुलींसाठी शाळा अत्यंत गरजेचे आहे। पण आज पाहतो कुठल्या पक्षाने विकासाबाबत फक्त आश्वासने दिली आहेत, परंतु प्रत्यक्षात विकास घडवून आणलेला नाही। उलट ज्या प्रभागात एमआयएम पक्षाचे नगरसेवक जनतेने निवडून दिलेत त्या प्रभागात मी बघितले खूप काही सुधारणा घडवून आणलेल्या आहेत। त्यामुळे एमआयएम पक्षाला आणण्याची अत्यंत गरज आहे। ज्या काही सरकारी योजना आहेत त्यांचा लाभ एमआयएम कार्यकर्त्यांनी गावकऱ्यांना मिळवून द्यावे। 60 वर्षापुढील महिला, पुरुष, विधवा, अपंग, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पिवळा कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार यादीमध्ये नाव टाकणे। आपल्या आमदार साहेबांनी जे कर्तृत्व केले त्याचं एक उदाहरण सांगतो। आपल्या मिटमिटा गावामध्ये कचरा आंदोलन झालं होतं। त्या आंदोलनकर्त्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला होता, घरात घुसून मारहाण केली होती, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले होते। हेच प्रकरण आमदार साहेबांनी विधान भवनमध्ये मांडले। गावात जाऊन गावकऱ्यांची विचारपूस केली, गावकऱ्यांची समजूत घातली, पेपरबाजी झाली। आमदार साहेबांनी औरंगाबाद शहरामध्ये 200 खाटाचा दवाखाना मंजूर केला। त्यासाठी 7 एकर जागाही मंजूर करून घेतली। आपला आमदार साहेब इम्तियाज जलील साहेब काम करणारा आमदार आहे, यापुढे काम करणारा आमदार म्हणून ओळख राहील। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। होगा तो सब जरा एक आवाज में जरा तालियों की आवाज जानी चाहिए यहाँ से मध्य तक। समीर कादरी साहब का स्वागत वाजिद भाई करते थे। मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को दबाया जाता था, हमें इग्नोर किया जाता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद औरंगाबाद शहर में मुसलमानों का हाल बदला है, दलितों का हाल बदला है। अगर आप देखेंगे कि पिछले दिनों जब मिटमिटे में पुलिस एक्शन हुआ था तो आपके बीच में कौन आया था? सिवाय मेरे कायद, मेरे आमदार के सिवाय कौन आया था आपके बीच में? किसने आपके आंसुओं को पोंछा था? किसने मिटमिटे के मेरे बुजुर्गों को, माओ को लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जाकर आपको इंसाफ किसने दिलाया था? किसने मिटमिटे के बच्चों को छुड़ाने के लिए डिविजनल कमिश्नर को मजबूर किया था और वो कमिश्नर
उसको अपने घर पर किसने भेजा था? मेरे कायद ने, मेरे आमदार इम्तियाज जलील साहब ने एक कारनामा अंजाम किया था कि जिस कमिश्नर ने मिटमिटे में पुलिस एक्शन किया था उसको अपने घर पर भिजाने वाला मेरा आमदार था। लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लोग हमसे पूछते हैं लोकसभा में आप क्या करने वाले हैं? अब हम भी इतने चालाक हो गए, इतनी आसानी से अपने पत्ते खोलने वाले नहीं हैं। और जब ऐलान होगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारी भी नींद हराम हो जाएगी। ये यकीन है हमें, ये यकीन इसलिए है हमें कि 2014 के अंदर चाहे वो शेजुड़ साहब हो या वानी साहब हो, गंगाधर ढगे साहब हो, अरुण बोडे साहब हो, ये लोग भी मानेंगे कि 2014 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का साथ मिला। लेकिन इसी विधानसभा के चुनाव के बाद 6 महीने के बाद जब महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ तो लोग ये कहते थे, लोग हमको ये बताते थे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता हमसे ये कहते थे कि ये जो मजलिस के 2 सीटें महाराष्ट्र के अंदर आई है ये महज एक इत्तेफाक है। कईयों ने ये कहा था कि ये 2 सीटें जीतकर तो आ गए, अब महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, मजलिस फिर से इसमें उतरने वाली है, इनको उनकी औकात, इनकी हैसियत क्या है ये महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर इन्हें समझ में आ जाएगा। एक नेता ने आकर ये कहा था कि मजलिस के ये जो 2 आमदार चुन के आए हैं महाराष्ट्र से, ये महज एक एक्सीडेंट था। मैं उस नेता को जवाब दिया था कि अगर ये एक्सीडेंट था तो इस मुल्क के अंदर जहां जहां पर भी मजलिस इलेक्शन लड़ेगी ऐसे एक्सीडेंट्स इंशाअल्लाह जरूर होते रहेंगे। तो जब महानगर पालिका का इलेक्शन आया तो हमने हमारे दलित भाइयों को, ओबीसीज को हमने टिकट दिया। मिसरवाड़ी जैसा इलाका जहां पर मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, वहां से हमारी एक ओबीसी हिंदू बहन वहां से चुनकर आई है। ये जो गंगाधर ढगे साहब भड़कल गेट से चुनकर आए, मैं भड़कल गेट में ही मेरा घर, मैं उसी इलाके के अंदर रहता था। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी थी। उन्हें इलेक्शन के नतीजे के दिन यह खबर छाप दी थी कि आमदार अपने खुद के इलाके के अंदर कॉर्पोरेटर तक चुनकर नहीं ला सका। ढगे साहब को जब टिकट दिए तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह रिजर्व वार्ड था, एससी के लिए रिजर्व वार्ड था, शेड्यूल कास्ट के लिए भड़कल गेट रिजर्व वार्ड था। कुल मिलाकर 12 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में थे, 12 एससी कैंडिडेट्स थे और उन 12 के अंदर 11 कैंडिडेट्स दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले थे। एक कैंडिडेट जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने खड़ा किया था वो एससी के टिकट के ऊपर एक मुसलमान कैंडिडेट था। 11 दलित कैंडिडेट एक तरफ, एक मुसलमान एससी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा। ढगे साहब बहुत घबराते थे। ढगे साहब ये सोचते थे कि कहीं ये एमआईएम भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तरह तो नहीं है कि टिकट तो दे देती है लेकिन जिताना बताना उनका कोई मकसद नहीं होता है।
ढगे साहब को हमने वादा किए थे और हमने कहे थे कि तुम जाओ, एक एक इलाके के अंदर, एक एक घर में जाओ और लोगों से कहो, ये वादा करो कि मैं अगर चुनकर आऊंगा तो तुम्हारे एक एक वोट का हक अदा करूंगा। इलेक्शन से 2 दिन पहले मैंने खुद ने भड़कल गेट के काजीवाड़ा इलाके में उस मोहल्ले के तमाम बुजुर्गों को मैंने जमा किया। रात में एक मीटिंग ली, 2 दिन रह गए थे इलेक्शन के लिए। मैंने भड़कल गेट के बुजुर्गों से, नौजवानों से यह कहा कि ये जो इलेक्शन है ये एक यकीन और एक भरोसे का है। जिस दलित समाज को हम अपने साथ लेना चाह रहे, जिस बुद्धिस्ट समाज को हम अपने करीब लाना चाह रहे, उन्हें हमें एक विश्वास दिलाना है, एक संदेश देना है, एक पैगाम पहुंचाना है उन्हें कि एक बार अगर मुसलमान किसी को जबान दे देता है तो अपनी जान पर भी बना है, वो अपनी जबान से फलकता नहीं है। नतीजा क्या हुआ? बड़े अखबार वाले इंतजार में बैठे थे की आमदारांच्या स्वतःच्या वॉर्डात आमदार एक कॉर्पोरेटर निवडून आले नहीं। 1400 की लीड से अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब तक मैं इस शहर के अंदर आमदार हूं, मैं इस शहर के अंदर कभी भी दंगा नहीं होने दूंगा। मैंने वादा किया था। 4 साल के बाद मैं अपने परिवार के साथ फॉरेन कंट्री गया था। मेरे लड़के का एडमिशन सिंगापुर में करवाना था। मैं पहुंचा ही था और दूसरे ही दिन इस शहर में आग लगा दी गई। इस शहर में दंगा भड़काने की कोशिश की गई। एक कामयाब कोशिश थी। इस शहर के गरीब हिंदू मुस्लिमों की दुकानें जलाई गई। एक ऐसी कोशिश की गई कि दोबारा यह शहर पूरी तरह जल जाए। रात में 3 बजे मेरा लड़का आकर मुझे उठाता है और कहता है कि पुलिस कमिश्नर साहब के फोन आ रहे हैं, आप फोन उठाइए। मैं जब फोन देखता हूं तो कई सारे मिस्ड कॉल्स पुलिस कमिश्नर के। मैं फौरन उन्हें फोन करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि औरंगाबाद में दंगा हुआ है, बहुत सारी दुकानें जलाई गई, फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस कमिश्नर साहब मुझसे कहते हैं कि मैं बंबई में हूं, मैं अभी सुबह की फ्लाइट लेकर औरंगाबाद पहुंच रहा हूं, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि आप औरंगाबाद शहर में नहीं है। अगर ये माहौल और खराब हो जाता है तो हमने क्या करना चाहिए, हम कैसे हालात के ऊपर काबू लाना चाहिए, हम कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने उनसे यकीन दिलाया और उनको कहा कि मेरे जितने भी कॉर्पोरेटर्स और पार्टी के लीडर्स हैं, ये सभी के सभी अपने अपने इलाकों के अंदर जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस शहर को और आगे जलने नहीं दिया जाए। 5 बजे दोबारा कमिश्नर साहब फिर मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि हालात अब भी काबू में नहीं है, अब भी शहर जल रहा है। मेरे साथ मेरा परिवार एक विदेशी मुल्क में। मैं कमिश्नर साहब से ये कहता हूं कि सर, जो भी पहली फ्लाइट मिलेगी मैं वही पहली फ्लाइट से वापस अपने शहर औरंगाबाद आ रहा हूं। दोस्तों, एक विदेशी मुल्क के अंदर अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, 2 बच्चों के साथ वहां पर छोड़ना, क्योंकि फ्लाइट 3 घंटे के बाद सिर्फ एक ही टिकट मिल रहा,
मैंने वो फ्लाइट पकड़ी, औरंगाबाद वापस आया और मुझे इतना अफसोस और इतना दुख हुआ कि जो वादा मैंने औरंगाबाद की आवाम से किया था कि मैं इस शहर को कभी जलने नहीं दूंगा, इस शहर में कभी दंगा नहीं होने दूंगा, बस उस 2 दिन के अंदर ऐसा खेल खेला गया। लेकिन उसके बावजूद मैंने औरंगाबाद की आवाम को यकीन दिलाया कि जो हुआ सो हुआ। हम हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख जितने भी लोग हैं इस शहर से मोहब्बत करने वाले, हम दोबारा खड़े रहेंगे, हम दोबारा एक साथ मिलकर आएंगे। शाहगंज इलाके की 23 दुकानें पूरी तरह से जला दी गई। दुकानें किसकी थी? तो किसी गरीब मुसलमान की दुकानें थी। दुकानें किसकी थी? तो किसी गरीब हिंदू की दुकानें थी, गरीब सिंधी की दुकानें थी। 23 दुकानें। हम उस इलाके के अंदर गए और हमारी पार्टी ने यह तय किया कि हम ये नहीं देखेंगे कि दुकान किस मजहब वाले की है। जो गरीब की दुकान का नुकसान हुआ, इंशाअल्लाह हम पूरी आवाम मिलकर दोबारा उसे खड़े करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की पूरी दुकानें अपने पैसों से हमने दोबारा खड़े करी और दोबारा उन गरीबों को रोजगार के ऊपर लगाया।